हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे कांग्रेस अधिवेशन के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम लोग अधिवेशन की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने कांग्रेस अधिवेशन का 1920 तक जो अधिवेशन हुए थे 1885 से लेकर के 1920 तक, उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट है जिसमें कि कांग्रेस अधिवेशन का सारा जो जितना भी बचा हुआ पार्ट है उसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, जो कि मुख्य रूप से 1921 से लेकर के 1947 तक के बीच का बात हम लोग करने वाले हैं। तो ये अधिवेशन इससे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर आगे हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या है हमारे बीच में तथ्य। जैसे कि यहाँ पे हमने बात पहले ही कर लिया है 1920 तक। आज 1921 से हम लोग शुरू करेंगे, जो कि 1921 का जो अधिवेशन था अहमदाबाद में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जो भी महत्वपूर्ण है मैंने इससे राउंड सर्कल में से कर दिया है, वो सभी महत्वपूर्ण है जो राउंड सर्कल में है। तो 1921 के बाद जो अधिवेशन हुए थे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीधा बात करते हैं जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो 1921 का जो अधिवेशन था अहमदाबाद में हुआ था। अजमल खां ने इसे अध्यक्षता की थी। इसमें सी आर दास एक्चुअली नहीं थे, तो सी आर दास की जगह पे जो है ये अजमल खां को अध्यक्षता करने का मौका मिला था। और इसमें पहली बार कांग्रेस का जो है झंडा फहराया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो 1921 के अधिवेशन में जो कि अहमदाबाद में हुआ, अजमल खां ने अध्यक्षता की। सी आर दास जेल चले गए थे, इसी की जगह पे अजमल खां ने किया था। और इसी 1921 के अधिवेशन में कांग्रेस का पहली बार झंडा फहराया गया था, कांग्रेस का झंडा फहराया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगले बात पे। जो 1922 का अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बिहार में हुआ था। ये दूसरी बार और अंतिम बार बिहार में हुआ था। अभी वर्तमान बिहार की यदि बात करें तो 1922 वाला अधिवेशन जो है, इसमें सी आर दास फिर जो कि 21 में अध्यक्षता नहीं कर पाए थे, वो फिर यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं 1922 में। और अधिवेशन जो है ये गया में हुआ था और बिहार में, और वर्तमान बिहार में अंतिम अधिवेशन यही हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो गया में अधिवेशन हुआ था 1922 में, इस समय क्या हुआ था कि 1923 में आगे चुनाव होने वाला था। और उसमें यहाँ पे कांग्रेस के जो बहुत सारे सदस्य थे, उनका मानना था कि हम लोग चुनाव में भाग ले करके और उसके बाद हम लोग वहाँ पे काउंसिल में प्रवेश करेंगे और काउंसिल के माध्यम से जो है हम लोग वहाँ पे ब्रिटिश का विरोध करेंगे पार्लियामेंट में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसमें हुआ कि कुछ लोग इस परिवर्तन के विरोधी थे। मतलब कांग्रेस के कुछ सदस्य जो है वो चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते थे, तो वैसे लोगों को कहा गया अपरिवर्तनवादी। और जो चुनाव में भाग लेना चाहते थे उनको कहा गया परिवर्तनवादी। तो ये परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी के बीच में मतभेद हो गया। लेकिन अंततः जो है इसमें सी आर दास जो है वो परिवर्तनवादी के रूप में थे और बहुत सारे महत्वपूर्ण लीडर परिवर्तनवादी के खेमे में थे। तो ये क्या हुआ, परिवर्तनवादी लोग यहाँ से अलग हो गए और स्वराज दल की स्थापना सी आर दास कर लेते हैं। स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1922 को होता है और यह इलाहाबाद में ये स्थापना होती है। इस बात को याद रखेंगे कि 1 जनवरी 1922 को स्वराज दल की स्थापना सी आर दास कर लेते हैं और सी आर दास इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं और मोतीलाल नेहरू जो है वह इसके सचिव महासचिव चुने जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे कि स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1922 को इलाहाबाद में होती है और उसमें अध्यक्ष होते हैं सी आर दास और मोतीलाल नेहरू उसके सचिव बनते हैं। तो यह काउंसिल में प्रवेश को लेकर के जो 1922 का अधिवेशन हुआ उसमें सी आर दास अलग हो जाते हैं। ये सी आर दास वही हैं जिनको देश बंधु भी कहा जाता है। तो सी आर दास देश बंधु के नाम से भी काफ़ी फेमस थे। तो यह महत्वपूर्ण अधिवेशन था 1922 वाला। और इसमें खास करके एक और बात हुई थी 1922 के अधिवेशन में, जिसमें कि एटक की स्थापना हुई थी। एटक मतलब क्या है, इसको आप समझ लीजिए। एटक की स्थापना जो हुई थी, उस स्थापना को इसमें स्वीकारा गया था। जो कांग्रेस के द्वारा जो एक स्थापित किया गया था, एक नया एक संगठन, एक विंग, अपना कांग्रेस का ही एक शाखा कह सकते हैं। तो एटक के रूप में इसे जाना जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के
रूप में इसे जाना जाता है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर 1920 में ही हो गया था, लेकिन इस स्थापना का स्वागत जो किया गया था 1922 के गया अधिवेशन में, जिसमें कि स्वराज दल की स्थापना भी कर ली गई थी अलग होकर के परिवर्तनवादी CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं के द्वारा। तो यहाँ पे स्थापना का स्वागत किया गया। एटक का ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एटक की स्थापना कब हुई थी, तो 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी और इसका स्वागत 1922 के अधिवेशन में किया गया था। एटक के अध्यक्ष पहला अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे और उसके सचिव जो बनाए गए थे चमन लाल को बनाया गया था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अन्य अधिवेशन के बारे में जो कि महत्वपूर्ण है। 38वां अधिवेशन 1923 में हुआ था। 1923 में काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ पे हुआ था। इसमें मौलाना मोहम्मद अली इसकी अध्यक्षता करते हैं और अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इसमें की जाती है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन ये इसके बाद तुरंत ही एक विशेष अधिवेशन 1923 में हुआ जिसमें कि दिल्ली में यह अधिवेशन हुआ और अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और अबुल कलाम आज़ाद मात्र 35 वर्ष के उस समय थे और यह उस समय का सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो कि मात्र 35 वर्ष के थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के हैं तो यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दिल्ली के विशेष अधिवेशन में बनाए गए थे। इसे ध्यान रखना है क्योंकि ये सबसे युवा क्यों बने थे, इससे बड़े उम्र वाले जो भी प्रमुख व्यक्ति थे वो सब क्या हुआ था, सब चले गए थे स्वराज दल में। 1922 के स्वराज दल में जो स्थापित हुआ था CR दास के द्वारा, इसलिए सबसे कम उम्र के युवा अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद। यही अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्ष बनते हैं, जो कि सेकेंड विश्व युद्ध जब चल रहा था तो रामगढ़ का अधिवेशन उससे पहले ही हुआ था रांची में, झारखंड के क्षेत्र में, रामगढ़ हजारीबाग के क्षेत्र में। वहाँ से 1940 से 45 तक ये लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहते, सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1940 का अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1940 का अधिवेशन यहाँ ध्यान रखेंगे। ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बेलगांव के कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था इसमें एकमात्र बार और अंतिम बार जो है गांधी जी इसमें अध्यक्षता किए थे, क्योंकि सारे जो व्यक्ति थे वो सब चले गए थे कि इसमें स्वराज दल में प्रमुख व्यक्ति, इसलिए उसमें अध्यक्ष किसे बनाया जाए, यह बहुत वहाँ पे ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि कुछ समझ में कांग्रेस के सदस्यों को नहीं आ रहा था। तो लास्ट में इसमें गांधी जी को इसकी अध्यक्षता करना पड़ता है बेलगांव में। ये महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। तो एकमात्र बार गांधी जी बेलगांव के अधिवेशन जो कर्नाटक में हुए थे उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी और यहीं से जो चूंकि कोई इन्हें इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी को नहीं मिल रहा था तो इसी समय से ये बात शुरू हुई थी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जब सब मजबूर थे कि कोई स्थिति नहीं बन पा रही थी तो उसमें मजबूरी में महात्मा गांधी ने क्या किया था, अध्यक्षता संभाली थी कांग्रेस की। यहीं से शुरू हुई थी बात, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अन्य अधिवेशन जो महत्वपूर्ण उसको देख लेते हैं, जो कि 1925 में कानपुर का अधिवेशन हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है क्योंकि इसमें पहली बार कानपुर के अधिवेशन में भारतीय महिला की तरफ से अध्यक्षता की गई थी। 40वां अधिवेशन जो था 1925 में कानपुर में हुआ था। इसमें सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह पहली भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट तो पहली महिला थी, लेकिन पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करती हैं और इसी अधिवेशन में जो है झंडा गीत गाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो झंडा गीत 1925 के कानपुर अधिवेशन में गाया जाता है। यहाँ पे 3 बात याद रखेंगे। पहला कि जो वंदे मातरम गीत गाया गया था 1896 के अधिवेशन में, ठीक है, जो कि कलकत्ता में हुआ था। फिर उसके बाद 1911 में जो गाया गया था वो राष्ट्रीय गान जो जनगण मन गाया गया था वो कलकत्ता में गाया गया था। और तीसरा ये झंडा गीत जो गाया गया था, ये झंडा गीत श्यामलाल गुप्ता के द्वारा लिखा गया, श्यामलाल गुप्ता के द्वारा झंडा गीत जो कि विश्व विजयी तिरंगा प्यारा है, उसे गाया गया था कानपुर के अधिवेशन में, जिसमें सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी 1925 में। और यह सरोजनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनती है, जो कि यूपी में ये पहली राज्यपाल के रूप में नियुक्त होती है। 1947 से 1949 के बीच में ये पहली राज्यपाल बनती है भारत की और पहली भारतीय महिला बनती है कांग्रेस की अध्यक्ष। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अन्य तथ्य पे जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख लीजिए 1926 का जो गुवाहाटी में हुआ था अधिवेशन वो महत्वपूर्ण नहीं है, बट
एक नज़र देख लेते हैं। 1926 में गुवाहाटी में श्रीनिवास अयंगार ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें सदस्यों को, कांग्रेस के जो सदस्य थे, उन्हें खादी पहनने को अनिवार्य कर दिया गया था। जो गुवाहाटी में अधिवेशन हुआ श्रीनिवास अयंगार की अध्यक्षता में, उसमें कांग्रेस के सदस्यों को बोला गया कि खादी पहनना अनिवार्य है, जो भी अधिवेशन होगा उसमें खादी पहन करके आएंगे। खादी कपड़ा पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। कहाँ पे? गुवाहाटी के श्रीनिवास अयंगार की अध्यक्षता वाले सेशन में। उसके बाद इस अगला जो है 1927 का बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 1927 में जो 42वां अधिवेशन हुआ मद्रास में एम ए अंसारी के द्वारा। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें एम ए अंसारी की अध्यक्षता में जो हुई थी, इसी में साइमन कमीशन का जो है वो विरोध किया गया था। जो साइमन कमीशन बना था, 7 सदस्य टीम थी साइमन कमीशन, जो कि मुख्य रूप से इसमें सभी गोरे लोग थे। मतलब इसमें सभी लोग जो थे साइमन कमीशन में अंग्रेज के सदस्य थे, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इस साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन की संज्ञा दी गई थी। और इसका काम था भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जांच करने के लिए यहाँ पे भेजा गया था, कि भारत में कोई सरकार क्या बन सकती है, इसकी जांच करने के लिए इसे भेजा गया था। लेकिन इसमें भारत के लिए सरकार की बननी है, कैसी बननी है, नहीं बननी, इसकी जांच करना है, और इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका विरोध भारत के सभी कांग्रेस के व्यक्ति कर रहे थे। इसीलिए ये मद्रास में जब अधिवेशन हुआ तो इसके विरोध में, इसके साइमन कमीशन के आने के विरोध में यहाँ पे पारित किया गया था प्रस्ताव, और यह स्वीकृत हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे साइमन कमीशन की यदि थोड़ा सा बात कर लें तो साइमन कमीशन का जो गठन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। तो साइमन कमीशन का गठन एक्चुअली में 8 नवंबर 1927 को ही हो गया था। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था, और ये भारत पहुंचे थे मुख्य रूप से 3 फरवरी 1928 को। गठन हुआ 8 नवंबर 1927 को, और भारत पहुंचे थे 3 फरवरी 1928 को बम्बई में। ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है कि गठन पूछेगा तो 8 नवंबर 1927 को, और ये भारत पहुंचे थे 3 फरवरी 1928 को मुंबई में, इसे याद रखना है। लेकिन ये साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट जो सौंपी थी मई 1930 में रिपोर्ट सौंपी थी, इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इस बारे में डिस्कस भी अच्छे से करेंगे। फिर 1928 का जो कलकत्ता का अधिवेशन है, जिसमें मोतीलाल नेहरू दूसरी बार अध्यक्षता करते हैं। मोतीलाल नेहरू जो है 34वां में और 43वां में, यहाँ पे आप देखेंगे ये इसके डिजिट को पलट देंगे, 34 को 43, 43 को 34 कर सकते हैं। तो मोतीलाल नेहरू जो अध्यक्षता किए थे 34वां और 43वां में। ये 34वां अधिवेशन जो हुआ था वो अमृतसर में जो हुआ था, उसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के अमृतसर में मोतीलाल नेहरू ने 34वां अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1919 में। फिर 1928 में इनको मौका मिलता है कलकत्ता में अधिवेशन करने का, और इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। फर्स्ट अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई? कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता वाले सेशन में, जो कि 43वां सेशन है। इससे पहले मोतीलाल नेहरू 1919 में इन्होंने अध्यक्षता किया था अमृतसर में, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का वहाँ पे निंदा की गई थी। फिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए, 1929 का जवाहरलाल नेहरू का अधिवेशन। 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो जवाहरलाल नेहरू कुल यहाँ पे यदि बात करें तो 3 बार अध्यक्षता करते हैं। एक तो लाहौर में 1929 में करते ही हैं, जो कि ये 44वां अधिवेशन है, 44वां अधिवेशन। फिर 49वां और 50वां अधिवेशन आगे करेंगे, कि पहला लाहौर में अधिवेशन करते हैं, फिर जो कि 44वां क्रम में है, तो 44वां अधिवेशन, 49वां और 50वां, 3 अधिवेशन की अध्यक्षता आज़ादी से पहले जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और ऐसा करने वाले एक और व्यक्ति थे जो दादा भाई नौरोजी थे, जो दूसरा, 9वां और 22वां अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी, उसे भी याद रखेंगे। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू करते हैं 44वां, फिर 49 और 50वां। ये 3 अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले मात्र 2 व्यक्ति हैं आज़ादी से पूर्व, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण तथ्य। जो लाहौर में अधिवेशन हुआ कांग्रेस के इसमें नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर में, तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या आई थी, इसमें स्वराज, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। पूर्ण स्वराज का नारा कहाँ पे दिया गया? लाहौर के अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ।
नेहरू की अध्यक्षता में, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसी के तहत यहाँ पे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस हर एक साल मनाने की घोषणा की गई थी। हर एक 26 जनवरी को हर एक साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया था, और पूर्ण स्वराज की बात इसमें की गई थी। और इसी के लाहौर के अधिवेशन की जस्ट समाप्ति के बाद 31 दिसंबर 1929 की रात 12 बजे जो है इन्होंने रावी नदी के किनारे झंडा को फहराया था। ये याद रखेंगे, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में 1929 में जो ये पूर्ण स्वाधीनता पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो घोषणा किया गया था 26 जनवरी को, उसी के खुशी में 1930 का जो अधिवेशन है उसे नहीं किया जाता है। पूर्ण स्वाधीनता पूरा वर्ष मनाया जाता है और कांग्रेस का अधिवेशन 1930 में नहीं होता, जैसा कि मैंने पहले भी इसके बारे में बात कर लिया है। फिर 1931 का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तुरंत ही 29 मार्च 1931 को अधिवेशन हो जाता है। यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि 29 मार्च को ही क्यों, इससे पहले तो सभी अधिवेशन दिसंबर में हुआ करता था, लेकिन 29 मार्च को यहाँ पे अधिवेशन इसलिए किया गया था क्योंकि 23 मार्च 1931 को जो है वो उसे वहाँ पे फांसी दे दी गई थी। किसे? सुखदेव राजगुरु, और वहाँ पे सुखदेव राजगुरु और क्या कहते हैं उसको, भगत सिंह को। सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को जो फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 में, इसी के कारण जो है ये अधिवेशन तुरंत ही किया गया था 1931 में, 29 मार्च को ही। तो ये 29 मार्च यहाँ से कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में न होकर के अन्य अन्य महीने में होना शुरू हो गया था, परिस्थितियाँ बदलती गई। इसलिए कराची का अधिवेशन 29 मार्च 1931 को हुआ था, जो कि 45वां अधिवेशन है। और इस कराची के अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और इसमें पहली और इसमें क्या हुआ था, मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है। तो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? कराची के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। इसमें राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को भी प्रस्ताव को भी इसमें पारित किया गया था। महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया गया और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को भी इसमें प्रस्ताव को पारित किया गया था। और इसी अधिवेशन में, जो कराची का अधिवेशन था, इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को जो हुआ था गांधी इरविन समझौता, उसमें क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता ने लोगों का यह आरोप लगा कि गांधी जी सरदार भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को फांसी से नहीं बचा पाए। इसी के विरोध में लोगों में आक्रोश था। और कराची में जब अधिवेशन हुआ 29 मार्च 1931 को, तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। लेकिन अंततः फिर इसमें अधिवेशन होता है और मौलिक अधिकार की मांग को, इसमें प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाता है और आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्ताव को भी इसमें स्वीकृत किया जाता है। तो 1929 का अधिवेशन लाहौर वाला और 1931 का अधिवेशन कराची वाला, जो नेहरू और सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान रखेंगे, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण बात कर लूँ, 1931 के 29 मार्च वाले अधिवेशन में जो कराची में हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, इसमें क्या हुआ महत्वपूर्ण बात, कि जो हम लोग का तिरंगा उस टाइम हुआ करता था, भारत का तिरंगा, उस तिरंगे में पहले होता था लाल रंग का ऊपर में, और बीच में चरखा होता था, नीचे हरा रंग का होता था। तो लेकिन इसके रंग को बदला गया, इसमें परिवर्तन किया गया। यह कराची के अधिवेशन में क्या किया, तिरंगा को कि लाल को बदल दिया केसरिया में, और चरखा को बदल दिया था अशोक चक्र में, जिसमें कि 24 तिल्लियाँ हैं। इन दोनों को प्रमुख रूप से बदलाव किया गया था। इसको बहुत ध्यान से याद रखेंगे कि लाल रंग का चरखा जो बदल गया केसरिया में, और लाल रंग का जो है वो केसरिया में बदल गया, और चरखा जो बदल गया अशोक चक्र में, वह बदला गया था। यह 29 मार्च 1931 के कराची के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम लोग को पता है कि तिरंगा को अंततः अपनाया गया था 22 जुलाई 1950 को, अंततः तिरंगा को अपना लिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। आगे चलते हैं अन्य तथ्य पे, जो कि कांग्रेस से संबंधित है। यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट इसको एक बार देख लेते हैं। 1932 में दिल्ली में अमृत रणछोड़ दास जो है सेठ थे, इनकी अध्यक्षता किए थे। अमृत रणछोड़ दास सेठ जो है अध्यक्षता करते हैं दिल्ली के 1932 का अधिवेशन। यह 1932 वही है जिसमें कि पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में।
इसमें कुछ खास बातें ये थी कि इसमें 1932 का जो दिल्ली का अधिवेशन था, इसमें मालवीय जी को अध्यक्षता करनी थी, लेकिन मालवीय जी चले गए थे जेल, जिसके कारण इसमें कई लोगों को कार्यकारी अध्यक्षता करने का मौका मिला था। लेकिन जो अमृत रणछोड़ दास सेठ थे, इनको अध्यक्षता मिला, वो ये कार्यकारी अध्यक्ष बने। मालवीय की जगह पर ये, चूँकि मालवीय जी चले गए थे जेल, अतः इनको अध्यक्षता करने का मौका मिला। इसके साथ साथ अन्य कार्यकारी अध्यक्ष भी इसमें बनाए गए थे। ये याद रखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद को भी कार्यकारी अध्यक्ष इसमें बनाया गया था, सरोजिनी नायडू को भी बनाया गया था, अबुल कलाम आज़ाद को भी बनाया गया था, एम ए अंसारी को भी बनाया गया था और एस एस करवाशर को भी बनाया गया था। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो इसमें पूछा जा सकता है कि क्या राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, उससे पहले कभी अध्यक्षता किए थे? तो उससे पहले भी अध्यक्षता ये किए थे, जो कि राजेंद्र प्रसाद कार्यकारी अध्यक्ष बने थे 1932 में, और पूर्ण रूप से राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते हैं 1934 के अधिवेशन में। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सरोजिनी नायडू जो 1925 में की थी, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था 1932 में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण था, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। फिर 1933 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, ये नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा किया गया था। यहाँ पर नलिनी सेन गुप्ता जो है, ये एक विदेशी महिला है जो अंग्रेज थी, अंग्रेज की तरफ से थी। तो नलिनी सेन गुप्ता को भी मौका मिला, क्योंकि मालवीय जी जेल में थे, इसलिए फिर मालवीय जी यहाँ पे कलकत्ता में 1933 में अधिवेशन का अध्यक्षता नहीं कर पाए, और ये यहाँ पे नलिनी सेन गुप्ता को मौका मिल गया। और ये दूसरी विदेशी महिला थी, पहली एनी बेसेंट, दूसरी नलिनी सेन गुप्ता। लेकिन अंग्रेज, ये पहली अंग्रेज महिला थी। विदेशी महिला एनी बेसेंट पहली थी, लेकिन वो आयरलैंड की थी। ये अंग्रेज की तरफ से, ब्रिटिश की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। तो नलिनी सेन गुप्ता दूसरी विदेशी महिला होती है, और ये तीसरी महिला जो फीमेल है, फीमेल के रूप में तीसरी, महिला के रूप में तीसरी है, विदेशी के रूप में दूसरी, और अंग्रेज के रूप में प्रथम ये महिला है नलिनी सेन गुप्ता, जिसको आपको ध्यान रखना। 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की मालवीय जी के जगह पे। फिर 1934 में बम्बई में मौका मिलता है राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता करने का। 1934 का ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकमात्र बार अध्यक्षता करते हैं आज़ादी से पहले। तो राजेंद्र प्रसाद जो बम्बई में 1934 में, इसमें अखिल भारतीय ग्रामोद्योग की स्थापना की गई थी, और इसमें कांग्रेस सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी का भी स्थापना किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहें या कांग्रेस समाजवादी पार्टी कहें, तो इसी में 1934 में गठन हुआ था, और राजेंद्र प्रसाद मुंबई में इसकी अध्यक्षता किए थे, और खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई थी। इस बात को याद रखेंगे 1934 के राजेंद्र प्रसाद वाले अध्यक्षता वाले अधिवेशन में। तो 1934 का अधिवेशन महत्वपूर्ण है। फिर 1935 में अधिवेशन नहीं मनाया जाता, क्योंकि 50वीं वर्षगांठ कांग्रेस का स्थापना का मनाया जाता है, इसलिए 1935 में अधिवेशन नहीं किया जाता है कांग्रेस का। तो एक बार जब नेहरू जी यहाँ पे अध्यक्ष बने 1929 में, तो 30 में अधिवेशन नहीं हुआ। जब राजेंद्र प्रसाद बने 1934 में, तो 35 में अधिवेशन नहीं हुआ। इस बात को ध्यान रखेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। फिर 1936 में लखनऊ में फिर जवाहरलाल नेहरू पूरे अध्यक्षता करते हैं। फिर 1937 में लगातार दो बार अध्यक्षता करने वाले जवाहरलाल नेहरू ये दूसरे व्यक्ति हैं। पहले पहले वो क्या कहते हैं, सूरत में जो अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष जो है सूरत में 1907 1908 में अध्यक्षता करते हैं, जो पहले व्यक्ति थे लगातार 2 अध्यक्षता करने वाले। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो है 1936 और 37 में लगातार 2 बार अध्यक्षता करते हैं, जो कि 36 वाला लखनऊ में नेहरू ने किया। इसमें कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की जाती है 1936 के कांग्रेस के अधिवेशन में। और फैजपुर वाला जो है, जो कि ये फैजपुर वाला बहुत महत्वपूर्ण है 50वां, क्योंकि 50वां फैजपुर जो है, ये फैजपुर गांव में हुआ था। तो पहली बार ये गांव में अध्यक्षता करने का मौका जवाहरलाल नेहरू को मिला, और कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था, वो पश्चिम बंगाल के फैजपुर में हुआ था। ये प्रथम बार गांव में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इसी में गांव में जो फैजपुर में हुआ था, इसलिए 13 सूत्री जो है कृषि के लिए कार्यक्रम को, सिद्धांत को घोषित किया गया था। कृषि के लिए 13 सूत्री कार्यक्रम जो था, उसे घोषित किया गया था फैजपुर के गांव वाले अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस ने किया था और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं कि नेहरू ने 3 बार कुल अध्यक्षता करते हैं, 44वां में, 49वां और 50वां में, जैसे कि मैंने पहले भी बात कर लिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पे बात करते हैं हम लोग, जो कि यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देख लेते हैं क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे 50, 51, 52, 53, 54 तक सभी महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या है इसमें महत्वपूर्ण। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि
38 का और 39 का, ये सुभाष चंद्र बोस लगातार 2 बार अध्यक्षता करने का इन्हें मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें इस बात को कि 38 का जो अधिवेशन हुआ हरिपुरा गुजरात में, उसमें सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अंदर चुनाव होता है अध्यक्षता के लिए और सुभाष चंद्र बोस जीत करके आते हैं और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्षता करने का यहाँ पे मौका मिलता है हरिपुरा के गुजरात में, जिसमें कि झंडा गीत जो हम लोगों ने उधर गाया था, जो सरोजिनी नायडू के 1925 के अधिवेशन में कानपुर में, उससे झंडा गीत को यहाँ पे स्वीकृत कर लिया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों कि झंडा गीत जो स्वीकृत किया गया था वो सुभाष चंद्र बोस के हरिपुरा गुजरात वाले अधिवेशन 1938 में, लेकिन जिसे झंडा गीत विश्व विजय तिरंगा प्यारा कानपुर के 1925 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसमें सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। इस दोनों बात को याद रखेंगे। फिर 1939 में क्या होता है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश, त्रिपुरी संकट के नाम से भी इसे जाना जाता है क्योंकि त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में जब अध्यक्षता किया गया तो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच चुनाव हुआ अध्यक्षता के लिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे जीत मिल जाती है। सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता के लिए जीत जाते हैं और पट्टाभी सीतारमैया यहाँ पे हार जाते हैं, जो कि गांधी जी के काफ़ी पसंदीदा पट्टाभी सीतारमैया थे। लेकिन जब पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं तो गांधी जी इससे नाराज हो जाते हैं और गांधी जी कहते हैं ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है, जिसके कारण यहाँ पे मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे जब बात करेंगे तो वहाँ पे भी करेंगे। तो इस मतभेद के कारण क्या होता है, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा देने के बाद इस त्रिपुरी जो संकट हो गया कि अब अध्यक्षता कौन करेंगे, तो उस अध्यक्षता को करने के लिए फिर वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है। तो त्रिपुरी संकट में जब विवाद हो जाता है और सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे अध्यक्षता से इस्तीफा दे देते हैं तो राजेंद्र प्रसाद को मौका मिलता है यहाँ पे अध्यक्षता करने का त्रिपुरी संकट में। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। फिर 53वां अधिवेशन 1940 में होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। रामगढ़ अधिवेशन हुआ था जो हजारीबाग में रामगढ़ है, उसमें 53वां अधिवेशन जो हुआ 1940 में, यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद को मौका मिलता है और अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पे 1940 से 46 तक अध्यक्षता मतलब इनके अंदर ये अध्यक्ष बने रह जाते हैं कांग्रेस के। क्यों? क्योंकि 41 से 45 तक यहाँ पे कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे चालू हो गया था, जिसके कारण 1940 में जो अध्यक्ष बने रामगढ़ में अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद, तो वो 1946 तक अध्यक्ष रहे थे, फिर बाद में इस्तीफा देंगे, वो हम लोग अभी आगे बात करेंगे। इस रामगढ़ अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात क्या थी, इसमें रामगढ़ अधिवेशन जो 1940 में, याद रखें बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, रामगढ़ अधिवेशन जो 1940 में हुआ उसकी अध्यक्षता जो अबुल कलाम आज़ाद ने किया, उसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है उसमें डिटेल में हम लोग बात करेंगे। इसमें एक सत्याग्रह की बात की गई थी जो कि झुंड में कोई अपना आंदोलन नहीं चलाएंगे, एक एक व्यक्ति हर एक अपने क्षेत्र में जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे वो अपना आंदोलन करते और सरकार का विरोध करते थे और भारत की नीतियों के प्रति जो कुछ मांगे थी वो अपना रखते थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो पहला यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ वो रामगढ़ के 1940 के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही जो है विनोबा भावे को बनाया जाता है, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त को बनाया जाता है और चौथा और पहली महिला होती है जो सरोजिनी नायडू को सत्याग्रही के रूप में, व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में बनाया जाता है, जिसकी बात हम लोग आगे जब करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी खास बात ये थी कि यहाँ पे जो अध्यक्षता हुआ 1940 वाला वो रामगढ़ अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद की, उसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की गई थी और व्यक्तिगत सत्याग्रह में 4 व्यक्ति प्रमुख हैं जो कि पहला विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त और चौथा सरोजिनी नायडू। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आज़ादी के बाद जो है 1941 से 45 तक तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हो रहा है अध्यक्षता, तो अंततः आज़ादी से पूर्व जो है अंततः 1946 में एक अधिवेशन होता है 23 नवंबर 1946 को। यह आज़ादी से पहले का अंतिम अधिवेशन, इसको डेट याद रखेंगे। 23 नवंबर 1946 को मेरठ में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी को मौका लगता है करने का। ये जेबी कृपलानी आज़ादी के समय भी अध्यक्ष बने रहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आज़ादी से पहले का जो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे वो जेबी कृपलानी, स्वतंत्रता के समय भी अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के वो भी जेबी कृपलानी।
और यह मेरठ में होता है 23 नवंबर 1946 को। इसमें क्या होता है, जेबी कृपलानी, एक्चुअली जेबी कृपलानी से पहले अध्यक्षता करने के लिए चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को अप्रैल 1946 में ही मौका मिला था अध्यक्षता करने का, लेकिन बाद में चुनने के बाद भी बाद में वो नवंबर में इस्तीफा दे दिए थे। तो नवंबर में जब इस्तीफा दे दिए तो 23 नवंबर 1946 वाले अधिवेशन में जेबी कृपलानी को मौका मिल गया अध्यक्षता करने का, और ये अंततः 1947 की आज़ादी के समय भी ये अध्यक्ष रहते हैं। और बाद में कुछ विवाद के कारण 17 नवंबर 1947 को, कब, 17 नवंबर 1947 को, इस डेट को याद रखेंगे, 17 नवंबर 1947 को इस्तीफा देते हैं, जिसके कारण राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करने को मौका मिलता है, राजेंद्र प्रसाद को। तो आज़ादी के बाद पहला अध्यक्षता कौन करेंगे, राजेंद्र प्रसाद, जो कि अधिवेशन होता है दिल्ली में, ये मुख्य रूप से विशेष अधिवेशन के रूप में जाना जाता है। तो दिल्ली में आज़ादी के बाद पहली अध्यक्षता पहला अधिवेशन होता है कांग्रेस का, दिल्ली में होता है आज़ादी के बाद, और उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते हैं, जो पहले राष्ट्रपति भी हैं, भारत के थे। तो 1947 में पहला अधिवेशन जो हुआ आज़ादी के बाद वह हुआ था दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते हैं। लेकिन राजेंद्र प्रसाद को 2 बार पहले और भी मौका मिला था आज़ादी से पहले, 1932 में, जिसमें कि देखा था हमने कार्यकाली अध्यक्ष बने थे दिल्ली में, फिर 1934 में मुंबई में मुख्य रूप से अध्यक्षता इसकी करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो कि कांग्रेस के अधिवेशन से बहुत जुड़ी हुई बातें थी, जहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से अन्य कुछ खास बातें जो वहाँ से छन करके निकलती है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसके बारे में कुछ पहले वीडियो में भी बात कर लिया है हमने, और कुछ जो बच गए थे अभी हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण बातें, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि कांग्रेस के बारे में कुछ कुछ विचार दिए गए थे कुछ व्यक्तियों के द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, पहला तो इन्होंने क्या था, याचिका मांगने वाली संस्था है या भीख मांगने वाली संस्था है। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ये देख रहे थे कि यहाँ पे जो कांग्रेस के जो प्रमुख व्यक्ति थे उसमें खास करके बहुत सारे थे उदारवादी। तो वो लोग क्या करते थे, अपना जो है कुछ मांग करते थे तो लिखित रूप में एक संवैधानिक तौर तरीके से करते थे, तो इसलिए इसको याचिका मांगने वाली संस्था या भीख मांगने वाली संस्था का संज्ञा दिए थे बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने कहा था सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ये सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत क्या है, इनका मानना था कि कांग्रेस एक संगठन, भारतीय संगठन नहीं है, क्योंकि इसमें ए ओ ह्यूम की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो कि एक ब्रिटिश थे, स्कॉटलैंड के थे, तो उसके कारण ये कहा गया कि ये एक ऐसा संगठन है जो कांग्रेस का संगठन तो बना रहा है भारत के अंदर में कांग्रेस के रूप में, लेकिन ये भारत का संगठन नहीं है। मुख्य रूप से यह अंग्रेज को, ब्रिटिश को एक सहयोग करने के लिए एक संगठन है, कि जब भी कोई आंदोलन होगा तो उस आंदोलन के माध्यम से ये लोग जब अलग अलग बिखर करके जब आंदोलन करते हैं तो उससे ये बचने के लिए क्या करते हैं, तिलक जी कहते हैं कि कांग्रेस का संगठन इसलिए बनाया गया है कि ये जो बिखर करके सब आंदोलन करते हैं, ये कई जगह से आंदोलन को संभालना अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही मजबूत दिक्कत हो जाता है। इसलिए अंग्रेज़ क्या किए, एक संगठन तैयार किए, ताकि जो भी अपना बात होगा वो लिखित रूप में करेंगे, और ये मुख्य रूप से अंग्रेज़ों को सहयोग करने के पक्ष में इन्होंने इसका ध्यान था कि ये कांग्रेस जो है अंग्रेज को सहयोग करने के लिए ये बनाया गया है ये संगठन। इसलिए अंग्रेज का ये सेफ्टी वाल्व है, दिक्कत जब आएगी तो इसको सेफ्टी के रूप में इसको यूज किया जाएगा। यहाँ पे जो आंदोलन चलेंगे कांग्रेस अपने तौर तरीके से, संवैधानिक तरीके से चलाएंगे, तो इसलिए इसे सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत की संज्ञा दी थी बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में। और कांग्रेस के बारे में क्या कहा था, डफरिन के दिमाग की उपज है, क्योंकि उस समय डफरिन यहाँ पे क्या थे, वॉइस रहे थे, और उनका मानना था तिलक जी का कि ये डफरिन ने ऐसा ए ओ ह्यूम को कहा है जिसके कारण से ये कांग्रेस का निर्माण हुआ, गठन हुआ। वहीं डफरिन क्या कहते हैं कांग्रेस के बारे में, वो कहते हैं ये राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है कांग्रेस, और सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक क्यों बोला था, क्योंकि इसका जब प्रथम अधिवेशन हुआ था जिसमें मात्र 72 व्यक्ति बम्बई में भाग लिए थे, तो इनका मानना था कि पूरे भारत से मात्र 72 व्यक्ति ही भाग लिए, इसलिए ये एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की ये संगठन है, संस्था है, और राष्ट्रद्रोहियों की ये संस्था है। 1987 से मुख्य रूप से कांग्रेस और ब्रिटिश के बीच में मतभेद होना शुरू हो गया था। वहीं करजन का क्या कहना था, जो कि 1899 से 1905 के बीच में करजन यहाँ पे वायसराय रहते हैं, जो बंगाल विभाजन के जनक माने जाते हैं। इन्होंने 1903 में क्या कहा था, 1903 में कई कई बार मिलता है, 1900 में भी, तो 1903 के आसपास इन्होंने कहा था कि आईएनसी को लड़खड़ाते, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम लड़खड़ाते देख रहे हैं, एवं मेरी इच्छा है कि मेरे रहते हुए यह समाप्त हो जाए, ऐसा इन्होंने कहा था। करजन ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मेरे रहते हुए यह समाप्त हो जाए, ऐसा इन्होंने कहा था। गांधी जी ने क्या कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत इसे खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर फिरोज शाह मेहता कहते हैं
कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है किसने कहा? वह फिरोज शाह मेहता ने कहा था। अन्य कुछ महत्वपूर्ण बात है जो देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे हमने पहले ही कर लिया है लेकिन फिर ध्यान रखेंगे। कुल 3 महिलाएं बनाई गई थी अध्यक्ष कांग्रेस के। तो पहली बनी थी एनी बेसेंट, दूसरी बनी थी सरोजनी नायडू और तीसरी बनी थी नलिनी सेनगुप्ता। सरोजनी नायडू 1917 में बनती है, जो कि एनी बेसेंट 1917 में बनती है, जो कि फिर उसके बाद 1925 में सरोजनी नायडू बनती है, फिर 1933 में नलिनी सेनगुप्ता बनती है। तो इसमें देखेंगे अब 8-8 साल का अंतर होता है। 17, 8, 25, 8, 33, इसमें 8-8 का अंतर है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि इन तीनों महिलाएं जो बनी थी वो 8-8 साल के गैप पे। तो 17 में एनी बेसेंट कलकत्ता में अध्यक्षता करती है, पहली महिला अध्यक्ष और पहली विदेशी महिला। और सरोजनी नायडू जो है वो कानपुर में अधिवेशन में अध्यक्षता करती है, जिसमें झंडा गीत गाया गया था, और यह प्रथम भारतीय महिला थी, इस बात को याद रखेंगे। और नलिनी सेनगुप्ता जो कलकत्ता में करती है वह 1933 में। इसमें क्या हुआ था कि ये वहाँ पे मालवीय जी जेल चले गए थे, इसलिए इनको मौका मिला था। ये तीसरी महिला है और दूसरी विदेशी है और पहली अंग्रेज है, इस बात को ध्यान रखेंगे, मैंने पहले ही बता दिया है। आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं, जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में मैंने पहले बता दिया था कि इन्होंने एक्चुअली इसकी पुस्तक है, दो महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है, अल हिलाल और अल बिलाल, दो महत्वपूर्ण पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। इसे 35 वर्ष की उम्र में ही सबसे कम उम्र का युवा अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में, जो कि यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था। उसके बाद क्या होता है, सबसे लंबे समय तक ये अध्यक्ष बनते हैं जो 1940 से 46 तक रहते हैं, बीच में 1941 से लेकर के 45 तक का जो अधिवेशन होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे चल रहा था, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1946 तक अधिवेशन रहते हैं। सबसे कम, सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे लंबे समय का अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद रहते हैं। और रामगढ़ में इन्होंने अध्यक्षता संभाली थी, जिसमें कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रस्तावित किया गया था, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन हम लोग यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं, इससे संबंधित जो है यहाँ पे विशेष अधिवेशन की बात कर लेते हैं। बहुत सारे विशेष अधिवेशन हुए थे, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो 3 हैं। 3 कौन कौन है? एक मुंबई में जो 1918 में अधिवेशन हुआ, इसमें हसन इमाम ने अध्यक्षता की थी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि फर्स्ट व मौलिक अधिकार की मांग की गई थी मुंबई के विशेष अधिवेशन में, और यह मांग अंततः स्वीकार हुआ था 1931 के कराची के अधिवेशन में, जिसमें सरदार पटेल ने अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस का दूसरा विभाजन यहीं पे हुआ था 1918 के मुंबई के विशेष अधिवेशन में, हसन इमाम वाले अधिवेशन में। यह पहला विभाजन सूरत में हुआ था, और दूसरा कांग्रेस का विभाजन जो हुआ वो मुंबई में हसन इमाम के अध्यक्षता वाले 1918 वाले अधिवेशन में। फिर 1920 का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय को मौका मिला था, इसमें असहयोग प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया था, क्योंकि नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था असहयोग प्रस्ताव उसमें अस्वीकृत हुआ था, लेकिन राघवाचारी के नेतृत्व में अस्वीकृत हुआ, और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कलकत्ता में इसे स्वीकृत कर लिया गया था असहयोग प्रस्ताव को। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव 1920 में लाया गया था। उसके बाद 1923 में जो दिल्ली का अधिवेशन हुआ, उसमें अबुल कलाम आज़ाद को मौका मिलता है और सबसे युवा अध्यक्ष निकल करके ये आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बात जो है, गांधी जी से बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 में बेलगाम में अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं, कर्नाटक में 39वां अधिवेशन की बात। उसके बाद तिलक जी जो बात करते हैं, तिलक जी के बारे में कहते हैं ये कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, इनको मौका मिला था लेकिन कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। अंतिम रूप से ये जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1919 में अमृतसर में, उसमें इनका उपस्थिति होता है, अंतिम रूप से ये रहते हैं। जैसे 1919 का अधिवेशन की अध्यक्षता अमृतसर में जो मोतीलाल नेहरू ने किया था, ये अंतिम बार ये शामिल हुए थे तिलक जी, वो कहाँ पे? अमृतसर में। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि तिलक जी अंतिम रूप से किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो अंतिम रूप से वहाँ पे अमृतसर के अधिवेशन में भाग लिए थे। फिर कांग्रेस के अध्यक्ष कभी बने नहीं। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई थी, जिसके बाद यहाँ पे असहयोग आंदोलन चलाया गया था। गांव में प्रथम बार अधिवेशन जो हुआ फैजपुर में, जिसके अध्यक्ष फैजपुर जो है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, जिसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। 1937 में अधिवेशन होता है, ये 50वां अधिवेशन है, इस बात को ध्यान रखें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कांग्रेस के अधिवेशन से। यह आपका कांग्रेस का पूरा अधिवेशन कंप्लीट हो जाता है, और इसको आप बार बार देखेंगे ताकि यहाँ से आपके क्वेश्चन ना छूट पाएँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आगे मिलते हैं हम लोग फिर।